समय था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर जंगल की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी। हवा में मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध घुली हुई थी। गांव का नाम था नारायणपुर। पुराना गांव, जहां ज्यादातर घर कच्चे थे और हर गली में मिट्टी की खुशबू के साथ एक डर भी घुला रहता था। लोग कहते थे इस गांव के किनारे जो जंगल है वो सिर्फ पेड़ों का नहीं, आवाजों का भी घर है। रात में वहां से किसी के चलने, फुसफुसाने, यहां तक कि रोने की आवाजें भी आती थीं। कई साल पहले उस जंगल के बीच एक मंदिर था जहां अमावस्या की रात कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं उस रात वहां दीपक खुद ब खुद जल उठते हैं और मंदिर के चारों ओर काले साए घूमते रहते हैं। गांव के बूढ़े कहते थे जिस रात हवा थम जाए और कुत्ते भौंकना बंद कर दें, समझ लेना जंगल जाग गया है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। आसमान पर बादल घिराए थे, चांद कहीं नहीं था, अमावस्या थी। गांव के बीच एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक झिलमिलाती लालटेन जो हवा में कांप रही थी। घर के अंदर हरिया बैठा था। उम्र लगभग 55 साल। चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में अब भी कहानी कहने की चमक थी। उसके सामने 2 बच्चे बैठे थे, सोनू और मुन्ना। दोनों बिस्तर पर बैठे रजाई में दुबके हुए। बाहर हवा तेज हो रही थी। कभी दरवाजा चरमराता, कभी छत की टीन से आवाज आती। हरिया ने लालटेन के पास झुककर बात की धीमी आवाज में कहा, अरे बेटा, डरो मत। आज अमावस्या की रात है ना, तो मैं तुम्हें एक सच्ची बात सुनाता हूँ। एक कहानी भूतिया जंगल की। बच्चों की आंखें फैल रहीं। बाहर बिजली कड़की और लालटेन की लौ जरा तेज झिलमिलाई। हरिया ने रजाई के पास बैठते हुए कहा, जिस जंगल की मैं बात करने जा रहा हूँ, वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। मैं उस वक्त शहर में काम करता था। एक दफ्तर में छोटा सा क्लर्क था। जिंदगी सादी थी। सुबह काम, शाम को कमरे की खामोशी। मगर उसी हफ्ते एक खबर आई। गांव से चिट्ठी आई थी कि दादा बहुत बीमार हैं। दिल घबरा गया। मैं अगले ही दिन निकल पड़ा नारायणपुर की ओर। रास्ता लंबा था। ट्रेन से उतरा तो आसमान में बादल घिर चुके थे। हवा भारी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। जब तक गांव पहुंचा, रात उतर आई थी। घर पहुंचते ही दादा खाट पर लेटे दिखे। कमजोर, पर आंखों में वही पुराना अपनापन था। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, हरिया, तू आया अच्छा किया बेटा, पर अब रात हो गई है, बाहर मत निकलना। इस अमावस्या को जंगल बेचैन है। दादा बस कल सुबह निकल जाऊंगा, दफ्तर का बुलावा आ गया है। सुबह ही जा, मगर सुन, जो मर्जी हो जाए उस जंगल वाले रास्ते से मत जाना। उनकी आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों पर कहना भी चाह रहे हों। मैंने सिर हिलाया। ठीक है दादा। रात भर बारिश होती रही। खपरेल की छत से पानी टपकता रहा और हवा सीटी बजाती रही। कभी कभी ऐसा लगता जैसे बाहर कोई चल रहा हो, भीगे पैरों से मिट्टी पर, बहुत धीरे धीरे। सुबह होने से पहले ही ठीक 12 बजे दफ्तर से फोन आया। कल की मीटिंग रद्द नहीं होगी, पहुंचना जरूरी है। मजबूरी थी। मैंने झोला उठाया, दादा की तरफ देखा। वो सो रहे थे या शायद आंखें बंद किए कुछ सोच रहे थे। बाहर अब भी हल्की बारिश थी। हवा में धुंध थी। मैंने मन ही मन कहा, जंगल का रास्ता छोटा है,
बस एक बार पार कर लूं तो स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा। और मैं चल पड़ा उसी रास्ते पर जिससे जाने को दादा ने मना किया था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। पानी की बूंदें पेड़ों के पत्तों पर गिरकर जैसे कोई रहस्यमयी धुन बना रही थीं। हवा में मिट्टी, गीली लकड़ियों और कुछ सड़ी हुई चीजों की गंध मिली हुई थी। मैं जंगल के रास्ते पर चल रहा था, कंधे पर झोला, सिर पर गमछा और मन में एक अजीब बेचैनी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मेरे पैरों की आहट सुन रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी उल्लू की आवाज गूंज उठती या फिर कहीं दूर से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती। पेड़ों की डालियां हवा में झूल रही थीं। बारिश की बूंदें उन पर टकराकर जैसे फुसफुसा रही हों, मत जा, लौट जा। पर मैं चलता गया। हर कदम मुझे जंगल के और अंदर ले जा रहा था। अचानक मैंने देखा थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे कुछ हिल रहा था। पहले तो लगा कोई आदमी होगा, पर जब ध्यान से देखा वो एक साया था, काला, लंबा और हिलने के बावजूद उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे कदम अपने आप रुक गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि खुद सुनाई देने लगी। बारिश अब जैसे सिर्फ मेरे ऊपर गिर रही थी। बाकी जंगल थम गया था। फिर न जाने क्यों मेरे पैर अपने आप उस साए की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, देखो जरा, पास जाओ। जितना आगे बढ़ा वो साया उतना साफ होता गया। फिर अचानक वो साया मानो इंसानी रूप लेने लगा। अब मेरे सामने एक औरत थी। लंबे भीगे बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे, कंधे झुके हुए और हाथ में एक लाल रंग का दुपट्टा था जो मिट्टी से सना हुआ था। मैंने आवाज दी, अरे सुनिए, आप कौन हैं? यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं, बस उसके बालों के नीचे से हल्की सी हरकत हुई, जैसे उसने सिर मोड़ा हो, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बारिश अब और भी तेज थी। हर बूंद जैसे सुई बनकर गिर रही थी। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और तभी जमीन पर मेरे पैरों के पास कुछ गिरा, वो लाल दुपट्टा। जैसे ही मैंने उसे उठाया, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पेड़ हिले, पत्ते उड़े और उस औरत ने अपना चेहरा मेरे तरफ किया। मैंने देखा वो गांव की एक औरत थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा कि ये औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। बारिश थोड़ी धीमी पड़ी थी, पर हवा अब भी कांप रही थी। मेरे हाथ में वो लाल दुपट्टा था, गीला, ठंडा और उस पर खून की हल्की सी गंध थी। दिल अभी भी धक धक कर रहा था, पर फिर वही औरत फिर से सामने आ गई। वही लंबे भीगे बाल, वही झुकी हुई चाल, पर इस बार उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा बालों से ढका था, पर होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं? यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी कांपती आवाज में बोली, मैं रास्ता भटक गई थी। उसकी आवाज में कुछ था, डर, थकान और शायद कुछ छुपा हुआ भी। मैंने आसपास देखा, चारों ओर बस अंधेरा था। पेड़ ऐसे झुके थे जैसे कुछ देख रहे हों। मैंने फिर पूछा, आपका घर कहाँ है? बस यहीं पास में है। क्या आप मुझे वहां छोड़ देंगे? अकेले जाने से डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए हिचकिचाया। दादा की बातें फिर से याद आईं। इस अमावस्या को जंगल बेचैन है, बाहर मत निकलना। पर फिर मन में सोचा, अरे अकेली औरत है, रात का वक्त है, कहीं कोई जानवर ना हमला कर दे।
मैंने खुद से कहा, चलो इसे छोड़ देता हूं, फिर स्टेशन की तरफ निकल जाऊंगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलिए मैं छोड़ देता हूं। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान अजीब थी, न खुशी थी न राहत, बस जैसे कोई नाटक चल रहा हो। हम दोनों चलने लगे। बरसात अब रुक रुक कर गिर रही थी, पेड़ों से पानी टपकता था और जमीन कीचड़ से भरी थी। वो औरत पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोली, बस धीमे धीमे चलती रही, सिर झुकाए, हाथों में दुपट्टा पकड़े। मैं हर कुछ कदम बाद उसकी तरफ देख लेता, पर हर बार वही चुप्पी। उसकी चुप्पी जैसे हवा में भर गई थी। मुझे लग रहा था जैसे जंगल भी अब बोलना बंद कर चुका है। एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरे पैरों के नीचे से पत्तों की चरमराहट की आवाज अब और डरावनी लगने लगी थी। फिर अचानक बारिश पूरी तरह रुक गई, हवा भी थम गई, जैसे किसी ने पूरा जंगल पॉज कर दिया हो। वो औरत एक जगह आकर रुक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? मेरा घर आ गया। उसकी आवाज ठंडी थी, बिल्कुल बेजान। मैंने सिर घुमाया, आसपास देखा। वहां न कोई घर था न झोंपड़ी, बस धुंध, गीली मिट्टी और टूटी फूटी कब्रें। हाँ, वो शमशान था। भोर की हल्की नीली रोशनी में मुझे दूर दूर तक जलती हुई राखें और लकड़ी के अधूरे ढेर दिखे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब वहीं खड़ी थी, पर अब उसके बाल नहीं हिल रहे थे, न चेहरा दिख रहा था, बस उसकी आंखें, दो खाली काली गुफाओं जैसी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। और उस पल मुझे समझ नहीं आया, मैं जंगल में रास्ता भटका था या वो औरत मुझे अपने रास्ते पर ले आई थी। शमशान की वो सर्द हवा अब मेरे सीने में उतर चुकी थी। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी गीली नहीं, ठंडी लग रही थी, जैसे जिंदा नहीं, मरी हुई हो। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, पर उसकी देह अब हिलने लगी थी, अजीब टेढ़े मेढ़े तरीके से। उसकी गर्दन एक ओर झुक गई, हाथ लटक गए और उसके बाल अचानक उसके चेहरे से हटे। मैंने जो देखा वो कोई इंसान नहीं थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी लाल, दांत बाहर निकले हुए और होठों के कोनों से काला खून टपक रहा था। उसके नाखून किसी जानवर के पंजे जैसे लंबे और टेढ़े थे और बाल जमीन तक फैल गए थे, जैसे किसी सांप की तरह सरकते हुए। मेरे होंठ सूख गए, गला बैठ गया। कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज निकली ही नहीं। फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराई। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो मौत की हंसी थी। और तभी उसने बोला, तू अमावस्या की रात इस जंगल में आया है, अब तू नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पेड़ हिलने लगे। हवा ठंडी नहीं, कांटेदार हो गई थी। मेरे पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने 2 कदम पीछे हटे ही थे कि वो झपट पड़ी। चीख की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। मैंने पूरी ताकत लगाई और भाग पड़ा। पत्ते उड़ने लगे, पेड़ झूमने लगे, चारों ओर उसकी हंसी गूंज रही थी। भाग हरिया भाग, लेकिन अब तेरा रास्ता मेरा है। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा,
कीचड़, कांटे, अंधेरा कुछ भी अब रोक नहीं सकता था। मेरी सांसें टूटने लगीं, पैर कांपने लगे, पर गांव की टिमटिमाती लौ दिखी तो जैसे जान में जान आई। मैं हांफता हुआ गांव पहुंचा। दादा के घर के बाहर पहुंचा ही था कि सब कुछ काला हो गया और मैं वहीं दरवाजे पर गिर पड़ा, बेहोश। सुबह जब आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर था। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और सामने दादा बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता थी, पर चेहरे पर कोई सवाल नहीं। उन्होंने बस धीरे से कहा, हरिया, मैंने तुझे पहले ही कहा था उस जंगल वाले रास्ते से मत जाना। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी आंखों में देखा और समझ गया। वो जानते थे मैं किससे मिला था उस रात। उस दिन के बाद मैंने उस जंगल का रुख कभी नहीं किया और आज तक हर अमावस्या की रात उस जंगल से वही हंसी फिर गूंजती है, ठंडी, डरावनी और इंतजार करती हुई।